नमस्ते, आप सभी का स्वागत है और आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं 2024 के जनरल इलेक्शंस की। हमारे साथ हैं युवा पत्रकार अनुपम कुमार सिंह जी। अनुपम कुमार सिंह जी, आपका स्वयं नमस्कार। का भी एक चैनल है। क्या चैनल है आपका? आपके चैनल का नाम क्या है? अनुपम के सिंह करके यूट्यूब चैनल है अनुपम के मेरा। सिंह अभी नया-नया ही चालू किया है। जी, तो जी, हाँ। जो लोग देख रहे हैं वो अनुपम के सिंह की चैनल को भी फ़ॉलो कर लें, तो इनका भी उत्साह बढ़ेगा निश्चित रूप से। तो अनुपम जी, जी, जी। आपका ट्विटर पे जो आपके ट्वीट्स आते हैं वो बड़े चुटीले होते हैं, तो मैं आपसे यही शुरू करूँगा पूछना सबसे पहले कि ये कांग्रेस में क्या चल रहा है? ये लोग रोज़ क्यों भाग रहे हैं? देखिए, होता यूँ है कि जब नाव डूबने लगती है और बीच मझधार में नहीं, कांग्रेस की ऐसी नाव है जो किनारे पे ही डूब रही है। तो किनारे जब पे ही डूब रही है। किनारे पे ही जब नाव डूबने लगती है, तो जो थोड़ा-मोड़ा तैर सकते हैं, जो थोड़ा-सा वहाँ से निकल सकते हैं, वो किनारे की तरफ भाग रहे हैं, जहाँ सुरक्षित हो सकते हैं, वहाँ भाग रहे हैं। और ये देखिए, ये अभी से नहीं शुरू हुआ। इन अगर कांग्रेस आला कमान में कुछ सलाहकार अच्छे होते, इनके सलाहकार कैसे हैं, जयराम रमेश हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, इस तरह के लोग हैं और इन लोगों के भी अपने-अपने गुट हैं वहाँ पे, अंदर सलाहकारों का भी। अब है क्या कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में छोड़ा था और इनके विधायक तोड़े थे, उसी समय अगर ये लोग सँभल जाते, तब समझिए उस समय ये लोग कुछ इंटरनल ये अपना बैठक वगैरह करते, कुछ आत्मनिरीक्षण जैसे भाजपा में एक अगर पंचायत का चुनाव हो या फिर वार्ड का चुनाव हो, वो भी अगर पार्टी हार जाती है, तो सीधे अमित शाह के साथ वहाँ के जो लोकल होते हैं नेता, उनकी बैठक होती है, एकदम सीईओ स्टाइल में फंक्शनिंग का एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह और ये अच्छा भी है क्योंकि इससे परिणाम आते हैं, आपके पास पता चलता है कि गड़बड़ क्या है। अब यहाँ क्या है, जिस नेता ने कह दिया कि हाँ, ये गड़बड़ है, तो उसको ही बोल देते हैं कि अब तुम्हारी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है, भले ही इनका अपना ही नेता हो, तो वो भागने लगते हैं। आप देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास बाद यूपी में जितिन प्रसाद, फिर ये आरपीएन सिंह ने छोड़ा और अभी 3 इतने बड़े महाराष्ट्र में तो पार्टी ही खत्म हो गई, मुझे तो ऐसा लग रहा है। महाराष्ट्र में कहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले तक टक्कर में थे ये लोग कि हाँ, कांग्रेस कुछ सीटें तो निकाल लेगी ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन अब देखिए संजय निरुपम चले गए, उससे पहले मिलिंद देवरा छोड़ के चले गए थे और उससे पहले और भी नेता लोग हैं जो ये बाबा सिद्दीकी इनके बहुत बड़े नेता थे। बॉलीवुड और कांग्रेस के बीच एक जो कनेक्शन था वो बाबा सिद्दीकी के कारण ही था, तो वो भी छोड़ के चले गए। यही कारण है कि अशोक चौहान पार्टी छोड़ के चले गए, पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं। तो ये जितने भी बड़े-बड़े ऐसा नहीं है कि छोटे-छोटे नेता गए, वार्ड स्तर के या फिर पंचायत स्तर के नेता गए, तो लेकिन बड़े-बड़े नेता चले गए, लेकिन इन्होंने कोई आत्मनिरीक्षण नहीं किया, इन्होंने कोई एक बैठक तक नहीं की इस पर कि क्यों नेता लोग छोड़ कर जा रहे हैं। और अभी सबसे बड़ा कारण मैं बताता हूँ कि अभी नेताओं का जाना क्यों शुरू हुआ है। ये जो लोग कह रहे थे कि अयोध्या राम मंदिर वाला मुद्दा अभी खत्म हो गया है, वो असल में खत्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रवक्ताओं को ये बताया गया था, उन्हें ये टास्क दिया गया था कि आप जाइए, पार्टी शामिल नहीं हुई वहाँ पे राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ उसमें। तो उसके बाद प्रवक्ताओं को कहा गया कि इस ये जो हमारा कदम है इसको आप डिफेंड कीजिए। और वो प्रवक्ता सब कुछ को तैयार थे लेकिन राम के खिलाफ बोलने के लिए नहीं तैयार थे। और यही कारण है कि उनके ये जो कह रहे हैं कि क्योंकि आप देखिए गौरव वल्लभ का देखिए या फिर संजय निरुपम का देखिए, ये इन जितने ही भी लोगों ने इस्तीफा दिया है उसमें एक चीज़ कॉमन है कि उन्हें फ़ोर्स किया जा रहा था कि तुम टीवी पर जाओ, अयोध्या राम मंदिर के खिलाफ बोलो, ऐसे करो। तो यही कारण है कि वो लोग अब छोड़ के पार्टी जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि ये बाहर से अब ले योगेंद्र यादव आजकल आपको दिख रहे होंगे कांग्रेस के वो जो आला कमान के साथ काफ़ी सलाहकार में वो जुड़ गए हैं। योगेंद्र यादव ऐसा आदमी है, अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था ट्विटर पे उन्होंने एक सर्वे शेयर किया है और लिखा है कि ये भाजपा आरएसएस का सर्वे है। उसपे और इतना घटिया सर्वे है कि अगर कोई गली का पत्रकार भी सर्वे करेगा तो उस तरह वो जो सर्वे का जो पेपर है वो उस तरह का नहीं होगा और वो खुद को वो बोलते हैं कि हाँ, मैं वो सेफोलॉजिस्ट या पता नहीं क्या बोलते हैं कि मैं वो हूँ। जय श्री राम लिखा हुआ है और नीचे सर्वे है और बीजेपी को 200 कुछ सीटें ही वो दे रहे हैं और लिख रहे हैं कि ये सर्वे ऐसे-ऐसे इंटरनल सर्वे वायरल हो रहा है इसका भाजपा का और आरएसएस का।
तो योगेंद्र यादव सलाहकार में है। कुछ दिनों पहले इन्होंने प्रशांत किशोर को अप्रोच किया था, प्रशांत किशोर से बात नहीं बनी थी। तो जब तक ये है कि आप पार्टी के अंदर जो अच्छे लोग हैं, आप उनको आगे नहीं बढ़ाएँगे और बाहर से हेलीकॉप्टर सलाहकार ले आएँगे और एक जो चंद लोग हैं जिनको सलाहकार बना के इन्होंने रख लिया है, तब तक ये भगदड़ जारी रहेगी। और मुझे तो लगता है कि लोकसभा चुनाव आते-आते अभी और भी कई नेता हैं जो पार्टी छोड़कर जाएँगे, कांग्रेस छोड़कर जहाँ बहुत से ऐसे हैं जो अभी सोच-विचार कर रहे होंगे कि हाँ, अब जाना है और वो छोड़ के जाएँगे। अब देखिए कुछ लोग ये कह सकते हैं कि पार्टी तो भाजपा कई नेता छोड़ के गए हैं, राहुल कासवा ने छोड़ा है, मुज़फ्फरपुर में ये निषाद अजय निषाद हैं, उन्होंने छोड़ा है। तो ये चुनाव के समय तो दल-बदल आम बात होती है। चुनाव के समय कैंडिडेट्स होते हैं जिन्हें टिकट नहीं मिलता है, वो छोड़ के चले जाते हैं। जैसे वो बंगाल में भी टीएमसी भाजपा में चलता रहता है, यहाँ वो बिहार में भी वही हुआ, राजस्थान में भी वही हुआ। लेकिन कांग्रेस छोड़कर जाने वाले ये देखिए कि वो टिकट के दावेदार नहीं है सिर्फ़। गौरव वल्लभ को शायद ही मुझे लगता है कि कहीं से लोकसभा टिकट मिले या ऐसा कुछ मिले। ये लोग स्वतः ही छोड़ के जा रहे हैं कि उन्हें कुछ पद मिल वो टिकट के लिए नहीं जा रहे हैं, यही बात है। हाँ, वो देखिए आप आम आदमी पार्टी का टिकट मिल गया था सुशील कुमार रिंकू को जालंधर से और उसने आम जी, आदमी जी। पार्टी का टिकट रिफ्यूज़ करके और बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी से कैंडिडेट बन गया। तो ये तो सवाल था ही नहीं कि टिकट नहीं मिला है। इसी तरह से रवनीत सिंह बिट्टू को कांग्रेस का टिकट मिला हुआ था, गारंटीड था। तो फिर भी वो जी, कांग्रेस छोड़ के और बीजेपी में शामिल होके बीजेपी की तरफ से लुधियाना से लड़ रहे हैं। तो ये जी। तो है और क्या मुख्य कारण इसका राहुल गांधी हैं या जैसा कि संजय निरुपम कहते हैं कि वहाँ 5 पावर सेंटर हैं? देखिए, अब पहले क्या था कि अब मुझे लगता है कि राहुल गांधी को पार्टी में कांग्रेस पार्टी में भी बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रह गई है। उनका सिर्फ़ इतना कॉन्ग अब उनकी रुचि सिर्फ़ इतनी रह गई है कि 4 लोग जी हुजूरी करने के लिए एक प्लेट में उनके कुत्ते के साथ बिस्किट खाने के लिए हाज़िर रहें। वही हिमंता बिस्वा शर्मा वाली कहानी जो है, तो हाँ, उनको 4 ऐसे लोग चाहिए। तो ये 5 पावर सेंटर जो वो बोल रहे हैं, तो ये वही 5 लोग होंगे जो राहुल गांधी के कुत्ते के साथ एक प्लेट में बिस्किट खाते होंगे और राहुल गांधी वहाँ बैठे रहते होंगे। और वही 5 लोग वहाँ राहुल गांधी के परिसर से निकलते ही बाहर शेर बन जाते हैं। बाकी नेता उनके पास पैरवी करते हैं टिकट के लिए या कुछ भी हो कि राहुल गांधी तो अब राहुल गांधी से सीधी बा अदिति सिंह का भी कुछ दिन पहले जो हुँ, इंटरव्यू आया था, उन्होंने बताया था हुँ, कि हुँ, जो रायबरेली वाली विधायक हैं जो छोड़ के चली गई हैं, उन्होंने हुँ, बताया था कि जब वो गई राहुल गांधी से मिली तो राहुल गांधी ने उनसे पूछा कि हमारी पार्टी के कितने विधायक हैं यूपी में? तो इन्होंने बताया 7 या 8 कुछ। उसके बाद 7-7 वो हाँ, 7 हाँ, बताया था। 7 बताया तो वो गर्दन ऊपर करके हा, 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 हा करके हँसने लगे। यानी उन्हें ये तक नहीं पता था कि हमारी पार्टी के कहाँ कितने विधायक हैं, सांसद विधायक कितने हैं, बाकी तो छोड़ दीजिए। और वहीं उसके बदले आप भाजपा में देखिए, वहाँ पर आपको कितने पंचायत सदस्य हैं, कितने वार्ड मेंबर हैं, ये सब वो जो स्टेट यूनिट होती है, उसकी पूरी गिनती डाली जाती है इलेक्शन के बाद। वो सबको पता होता है, नेताओं को एक तरह से टास्क देकर तब उनसे काम लिया जाता है। तो यही कारण है। राहुल गांधी तो है ही बहुत बड़ा कारण, क्योंकि हाँ, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी पहले हिमंता बिस्वा शर्मा ने जब कांग्रेस छोड़ा था, तभी इन्हें चेत जाना चाहिए था एक तरह से। एक आदमी के कांग्रेस पार्टी छोड़ने के कारण 8 राज्यों से पार्टी ही साफ हो गई पूरी की पूरी और आपने कोई आत्मचिंतन ही नहीं किया और आपका अहंकार इतना बड़ा हो गया है कि आप चाहते ही नहीं है किसी की सुनना कि हाँ भाई, देख लेंगे जो होगा सो देख लेंगे क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या बताया था, जब वो राहुल गांधी से समस्या को लेकर ही बात करने गए थे, लास्ट टाइम जो बात करने गए थे, तो राहुल गांधी बोल रहे थे सो व्हाट? ये बता रहे थे ऐसे यहाँ-यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ समस्या ये है, तो ये बोल रहे थे सो व्हाट? मतलब 10 बार उन्होंने सो व्हाट बोला, ये आदमी पार्टी की समस्या लेके गया था, ये आदमी आ गया वहाँ से वापस। तो यही बात है एक तरह से समझ लीजिए और इन जितने भी नेता ये जो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं भाजपा में, कांग्रेस ने उनका इस्तेमाल भी अच्छे से नहीं किया। उनका सही से इस्तेमाल भी नहीं किया और भाजपा में ये एक बड़ी बात है, जैसे कहते हैं ना, वो क्रिकेट में भी जो टीम अच्छी होती है, तो वही टीम अच्छी होती है जिसमें 11 के 11 खिलाड़ी सबका रोल डिफाइंड होता है। कहने का मतलब है कि आपको हिट करके खेलना है, आपको एंकरिंग करनी है या फिर आपको ये कन तो इस तरह से होता है। तो कांग्रेस में वही बात है, ये गौरव वल्लभ हो गए या फिर संजय निरुपम हो गए या ये जो भी नेता हैं, तो इनका रोल वहाँ पे डिफाइंड नहीं था।
वहाँ पे इन्हें इनके करने के लिए भी बहुत कुछ नहीं रह गया था। और भाजपा में आने के बाद आप देखिएगा, यही नेता भाजपा में आने के बाद काम करेंगे या फिर अब पता चल जाएगा जिसकी जो क्षमता है उस हिसाब से वो उन्हें काम दिया जाएगा। तो राहुल गांधी तो सबसे बड़ा रीज़न है ही एक तरह से, क्योंकि आला कमान से कांग्रेस की किसी की बात ही नहीं हो पाती है आजकल। कांग्रेसी पत्रकार हैं एक ट्विटर पे जो हुँ, लिखते हैं और नाम छिपा-छिपा के लिखते हैं वो मनोहर कहानियाँ की तरह। तो वो हुँ, कांग्रेसी पत्रकार खुद ही कह रहा है कि एक केसी वेणुगोपाल का अलग गुट हो गया है, कि जयराम रमेश का अलग गुट हो गया है और कांग्रेस में इसी तरह से चीज़ें चली है। ना कोई डायरेक्ट राहुल गांधी से बात कर सकता है, ना कोई डायरेक्ट सोनिया गांधी से बात कर सकता है। और एक और बात, मैं तो ये भी सुन रहा हूँ कि यूपी में एक ये प्रियंका गांधी का भी अलग गुट है पूरा का पूरा। अभी जो हुँ। प्रमोद कृष्णम छोड़ के गए, बहुत लोगों ने कहा था कि वो संभल से टिकट के लिए छोड़ के गए, लेकिन ये तो पता चल गया क्या रीज़न, टिकट तो रीज़न था ही नहीं वहाँ पे। तो प्रमोद कृष्णम इतने दिनों तक पिछले 1 डेढ़ साल से लगातार कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे थे। लेकिन उन पर कार्रवाई इसीलिए नहीं हो रही थी, हाथ डालने की किसी की हिम्मत इसीलिए नहीं हो रही थी क्योंकि उन्हें प्रियंका गांधी के गुट का माना जाता है और यही कारण हुआ कि लास्ट में वो भी छोड़ के चले गए। तो कांग्रेस में ये 5 पावर सेंटर तो होंगे ही होंगे, ये राहुल प्रियंका का भी एक अलग-अलग गुट है आप समझ लीजिए, जिसमें सोनिया गांधी स्पष्ट है कि राहुल गांधी की तरफ ही है। तो थोड़ा बिहार में जो कैंडिडेट और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस क्या टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है? उनको किशनगंज के अलावा कोई ऐसी सीट तो मिली नहीं है, जिस पे वो कुछ कर सकें और बाकी बेचारे पप्पू यादव के साथ तो खेला हो गया। बहुत ज़्यादा खेल हो गया। कांग्रेस का की जो स्थिति है बिहार में मतलब क हुँ, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस को एक भी सीट मिलने वाली है, एक भी नहीं मिलने वाली है और दूसरी बात, बिहार में किशनगंज जो भी हार जाएँगे। किशनगंज भी हार जाएँगे ये लोग, आराम से हार जाएँगे क्योंकि वहाँ ओवैसी फैक्टर भी बिहार में काम करेगा। जैसे यूपी में मायावती फैक्टर काम करेगा, वही काम बिहार में ओवैसी फैक्टर करने वाला है। तो मतलब मुझे लगता है सीमांचल में भी कांग्रेस अगर ओवैसी पूरे दम से लड़ते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में ओवैसी की आप देखिए रैली जो हुई थी दरभंगा, मधुबनी वगैरह इलाकों में, जो सीमांचल नहीं है, तब भी वहाँ पे जो भीड़ थी पूरी की पूरी, वो ओवैसी की रैलियों में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उतनी भीड़ बिहार के जो ये तेजस्वी, लालू वगैरह हैं, जो भीड़ आती है, उससे कहीं ज़्यादा भीड़ थी, एक तरह से आप समझ लीजिए। तो वही बात है, कांग्रेस को बिहार में सीट अपने हिसाब से नहीं मिली है। वहाँ महागठबंधन में वही हुआ है, जो सब कुछ लालू यादव ने तय किया है। क्योंकि आप देखिए, लालू यादव पूछने भी नहीं गए, प्रदेश अध्यक्ष से, गांधी परिवार से, किसी के भी कि कोई बातचीत हुई ही नहीं है। सीधा लालू यादव ने एक कागज़ लिया, उस पर 40 सीट डाला और दाँत काटा और जो-जो सीट मतलब वो कांग्रेस को ये सीट दे दिया अपना। चलो भाई घेरा सीधा लगा दिया, ये सीट ले जाओ, बाकी हम नहीं देंगे। ये स्थिति हो गई है। और पप्पू यादव का आप देख लीजिए 3 सीट है कोसी में जहाँ पप्पू यादव का प्रभाव है। एक तो मधेपुरा हो गया जहाँ से वो सांसद रह चुके हैं। मधेपुरा गोप का एक कहावत भी वहाँ चलता है कि मधेपुरा में आज तक केवल यादव उम्मीदवार ही जीतते रहे हैं। शरद यादव वहाँ से सांसद रहे हैं, पप्पू यादव रहे हैं। और दूसरी सीट उनकी एक सुपौल है, सहरसा सुपौल एक ही सीट समझ लीजिए। वो जहाँ से उनकी पत्नी जो है रंजीत रंजन वो रही हैं आपको सांसद। तो ये 3 और पूर्णिया से तो वो खुद लड़ ही रहे हैं और ये तीनों की तीनों सीटें हुँ, पप्पू यादव की मिलने गए थे लालू यादव से, लालू परिवार से, उन्होंने तस्वीर भी आई थी तेजस्वी और लालू के साथ उनकी बैठक हुई थी कांग्रेस में शामिल होने से पहले। तो वहाँ पे गए तो बहुत अच्छे वातावरण में बातचीत हुई, ऐसा बताया गया। लालू यादव ने कहा हम पूरा सहयोग करेंगे, आप जाइए, लड़िए, कांग्रेस में शामिल होइए। इन्होंने अपनी पूरी की पूरी बनी-बनाई पार्टी का विलय कर दिया और जैसे ही विलय हुआ वो कांग्रेस के मंच पर ही इन्हें टोक दिया गया कि यहाँ पप्पू यादव जिंदाबाद नहीं चलता है। यहाँ पे उनके समर्थकों ने जब नारा लगाया, पप्पू यादव जिंदाबाद, तो मंच पर ही इन्हें टोक दिया गया कि ये सब यहाँ नहीं चलता है। मतलब इनडायरेक्ट संदेश ये था कि यहाँ सिर्फ सोनिया माता जिंदाबाद ही चलता है, बाकी किसी का जिंदाबाद नहीं चलना चाहिए। और उसके बाद इन्होंने पूर्णिया के लिए बोला कि पूर्णिया से मुझे लड़ना है, लड़ना है। कांग्रेस अभी अखिलेश सिंह का भी बयान आया है कि अगर निर्दलीय कोई भी लड़ता है, चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे कोई भी हो, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार में, कि हम समर्थन नहीं करेंगे।
तो पप्पू यादव की बनी-बनाई पार्टी भी चली गई आपको कांग्रेस में। पप्पू हुँ। यादव भी कहीं के नहीं रहे, यानी पप्पू यादव को लालू यादव और कांग्रेस ने मिलके पप्पू बना दिया एक तरह से पूरा। और राजद का आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, राजद ने जैसे मुंगेर में ललन सिंह की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। और हुँ। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने भी जो जदयू के भाजपा के साथ आने से पहले जो बयानबाज़ी की थी, तो उस कारण आप समझ लीजिए कि ललन सिंह के खिलाफ ओवरऑल भी आक्रोश था, सोशल मीडिया पर भी, ज़मीन पर भी। लेकिन इन्होंने एक ऐसे अपराधी को टिकट दे दिया, जो उसने शादी की, खरमास में ही शादी-वादी करके और वो पहुँच गया टिकट के लिए और उसकी बीवी को लालू यादव ने टिकट दे दिया, अशोक महतो जो है। वहाँ और उसको फिर टिकट तो इससे एक ध्रुवीकरण होगा, कहने का मतलब है अशोक महतो जो है वो बिहार में एक दौर था जब वो सवर्णों का नरसंहार वाला समझ लीजिए, तो उस दौर में वो काफ़ी सक्रिय रहा है, जेल में वो हत्याकांड नरसंहार में सज़ा काट के तब बाहर निकला हुआ है। तो इ ऐसे-ऐसे लोगों को लालू यादव ने भी टिकट दिया है, जैसे और लालू यादव को भी मुझे लगता है राजद भी लोकसभा की सोच ही नहीं रही है। उन्हें विधानसभा में अपनी सीटें बचानी है। वो बस टेस्ट करना चाह रहे हैं कि किस जाति के लोग, कौन-सा उम्मीदवार कितना दम-खम रखता है और उस हिसाब से ये बाद में देखेंगे कि विधानसभा में किसको-किसको टिकट देना है। ये सीरियस ही नहीं है खुद भी, ये विधानसभा को लेके चल रहे हैं। तो इसका पूरा का पूरा फ़ायदा जो है अगर असदुद्दीन ओवैसी कितनी सीटों पे उम्मीदवार उतारते हैं, अब देखिए ओवैसी यूपी में नहीं लड़ रहे हैं। यूपी में उन्होंने बोला है कि वहाँ पे मैं वो नहीं हूँ क्योंकि वहाँ मायावती लड़ रही है, वहाँ मुस्लिम वोटों के बहुत से दावेदार हैं। और यहाँ पे इनको लग रहा है कि जो लालू और कांग्रेस का जो मुस्लिम वोटर जो पहले उधर था, तो एमवाई में भी एक तरह से आप समझ लीजिए कि फूट पड़ गई है और लोकसभा में यादव वोटर भी मोदी को वोट देते हैं, वहाँ पे जात-पात टूट जाता है। तो बिहार में 2 चीज़ें हैं महागठबंधन में, राजद विधानसभा चुनाव की सोच रही है और कांग्रेस को सीटें ही नहीं मिली हैं। मतलब अपने हिसाब से या वो जहाँ से लड़ना चाहते थे, उस हिसाब से। भागलपुर में भी इन्होंने वो अजीत शर्मा को टिकट दिया है, बहुत बार वहाँ से विधायक रहे हैं। नेहा शर्मा जो अभिनेत्री है, उनके पिता हैं, लेकिन वहाँ भी उनकी जीत की उनका विधानसभा क्षेत्र छोड़ दिया जाए, तो बाकी जगह उनका कुछ वो प्रभाव उतना ज़्यादा है नहीं। तो आप वही समझ लीजिए कि इनके उम्मीदवार ही नहीं है इनके पास एक तरह से देखा जाए तो। राजद को 20-25 सीट पर उम्मीदवार देने में उनकी हालत पस्त हो गई, कि इन्होंने किस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है। हाँ, जो जदयू की सीटें हैं और लोजपा की सीटें हैं, वहाँ पे कड़ी फाइट होगी, कहने का मतलब है। भाजपा सारी सीटें निकाल रही है, एक तरह से समझ लीजिए। थोड़ा-सा बक्सर को लेके था कुछ कि वहाँ पे मिथिलेश तिवारी को लाया गया है, तो वो संगठन में बहुत दिनों तक सक्रिय रहे हैं। पिछले 20-25 सालों से लगभग संगठन में सक्रिय रहे हैं, बहुत मेहनती हैं, लेकिन उन्हें बाहर से लाके और लड़ाया गया तो वहाँ थोड़ा था, लेकिन लास्ट टाइम मुझे लगता है वो नाराज़गी भी पार्टी दूर कर लेगी, कुछ बैठक-वैठक करके, जनसभा वगैरह करके। और भाजपा अपनी सारी सीटें निकाल रही है बिहार में और जदयू और लोजपा वाले पे वहाँ पे अगर मोदी फैक्टर 10-15% भी काम कर गया तो वो भी निकाल लेगी। तो मेरे हिसाब से समझ लीजिए 35, 36, 37 सीटें बिहार में भाजपा की, ये एनडीए गठबंधन की कहीं नहीं जा रही है। कहीं नहीं जा रही है और हमारे कन्हैया कुमार का क्या होगा? कन्हैया कुमार का वही हो गया जो पप्पू यादव का हुआ है, लेकिन दिक्कत यही है कि वो कुछ बेचारे कर भी नहीं सकते हैं। कन्हैया कुमार का देखिए अरे भाई, यूज़ वो तो पूरा राहुल किया गांधी के बहुत ही नज़दीक थे। बहुत ज़्यादा राहुल गांधी के लेकिन वही ना बीच में वो 5 लोगों में से किसी एक की कुर्सी आ गई होगी ना, तो राहुल गांधी के बगल में कुर्सी लगती थी, अब बीच में कोई और बैठने लगा होगा। तो कन्हैया कुमार का तो सबसे ज़्यादा कट गया एक तरह से आप देखें तो पिछला बार तो उन्होंने वो वोट भी लाया था बेगूसराय से ठीक-ठाक, सेकंड नंबर पे रहे थे। इस बार भी लग रहा था कि उन्हें उतारा जाएगा वहाँ से बेगूसराय से, लेकिन वहाँ तो कुछ वही लालू यादव फैक्टर यहाँ भी काम कर गया। कि कांग्रेस को सीट ही नहीं दी और फिर कन्हैया कुमार का यूज़ पूरा किया इन्होंने, क्योंकि इन्हें पता था कि ये ढपली बजाने से ज़्यादा कोई लायक नहीं है। तो जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, ढपली बजाने के लिए एक रख लिया वहाँ पे हायर करके कि हाँ भाई तुम रहो साथ में। पूरा दाढ़ी-वाढ़ी ये भी राहुल गांधी के साथ एक ही आदमी की दाढ़ी बढ़ रही थी, कन्हैया कुमार की। दोनों का आप देखिए कि इनकी भी वही हालत हो गई थी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ-साथ कदम मिला के चल रहे थे, दाढ़ी भी बढ़ा रहे थे और भारत उसके बाद न्याय यात्रा में भी अच्छा यूज़ किया। कश्मीर में बर्फ-वर्फ खेल लिए, फिर भेज दिया, चलो बाबू तुम्हारा हो गया।
कि अब बहुत खेल-कूद तुम्हारा कर लिए, कि तुम्हें इतना मौका दे दिया साथ कांग्रेस के कंटेनर में घूमने का, एसी-वेसी वाला ये सब का, इतना ही काफ़ी है तुम्हारे लिए। तो विधानसभा मैं तो चुनाव देख में भी रहा मुझे नहीं हूँ लगता कन्हैया कुमार को कुछ जो वो जो सीटें दी हैं कांग्रेस को, उसको देख के मुझे हँसी आती है कि अब आप देखो पटना साहब की सीट में कांग्रेस क्या करेगी? कुछ नहीं वहाँ पे वहाँ भी कांग्रेस का कुछ वो नहीं है। पटना में पटना पूरे पटना शहर में ही मतलब आप समझ लीजिए भाजपा के वहाँ पे हैं मतलब बड़े-बड़े नेता पुत्रा और पटना साहिब ये तो पूरा का पूरा भाजपा के खाते में आ रहा है। वहाँ भी कांग्रेस कुछ नहीं कांग्रेस कुछ सीटें थी ऐसी 2-3 सीटें ऐसी थी जहाँ कांग्रेस मेहनत कर रही थी। अगर जैसे अखिलेश सिंह जो खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको अगर दे देते यहाँ मोतिहारी वगैरह से सांसद भी रहे हैं वो, तो हो सकता था कड़ी फाइट हो जाए। इस कुछ हो जाए लेकिन या वो जहानाबाद जहाँ से विधायक रहे हैं, वहाँ से अगर वो खुद भी लड़ते 2-4 ऐसे हैं नेता जो लड़ते तो कुछ हो सकता था लेकिन उनको सीट ही नहीं दी और कहीं और से लड़ने का मतलब है कि बेइज़्ज़ती हो जाएगी उनकी फिर, इन लोगों की। पूरी की पूरी एक तरह से आप समझ लीजिए कि हार एकदम तय है। तो बिहार में वही है, कन्हैया कुमार का भी वही हाल हुआ जो पप्पू यादव का किया गया। अब कन्हैया कुमार का अगला स्टेप क्या होगा ये देखना होगा, लेफ्ट तो बचा नहीं है। हाँ, बिहार में सीपीआई-एमएल जो है मार्क्सवादी लेनिनवादी वाला उसका प्रभाव है कुछ इलाकों में सीपीआई-एमएल का, लेकिन इतना भी प्रभाव नहीं है कि वो सांसद की सीट निकाल ले। विधायक की वो 10-12 निकालने की ताकत वहाँ पे रखते हैं, जो अगली बार वो भी लगभग खत्म हो जाएगी एक तरह से। लेकिन वो ऐसा कोई प्रभाव नहीं है बिहार में अभी। तो अब दोनों बिटिया को लड़ा दिया है लालू यादव ने, रिस्क नहीं लिया उन्होंने। दोनों बिटिया को ऐसी सीटों पे लड़ाया है। मीसा भारती तो 2 बार हार चुकी हैं शायद पाटलिपुत्र हाँ। से। पिछली बार क्या हुआ था 2014 के चुनाव में हुआ था कि ये वहाँ पे इन्होंने वहाँ पे एक रीतलाल यादव करके हैं पटना में, वहाँ पाटलिपुत्रा में। तो वो भड़क गए थे, वो हमेशा से लालू यादव का सिपाही मतलब जेल में बंद था, हमेशा से लालू यादव का सिपाही रहा और अचानक से वो ज़मीन पे काम कर रहा था टिकट के लिए और उसके बदले लालू यादव ने मीसा भारती को लड़ा दिया वहाँ से। उसके बाद वो नाराज़ हो गया कि नहीं भई और वहाँ के यादव वोटर पूरा उसके साथ थे एकदम, कि नहीं भई हमारा ये है और उसने लालू यादव वही बात है कि अपने अलावा किसी यादव नेता को भी आगे बढ़ते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, दिक्कत ये है। तो अंत समय में लालू यादव को सब कुछ मैनेज करने के लिए वो रीतलाल यादव जो है उसके पिता को खड़ा करा दिया एक मंच पे और वहाँ पे पैर छू के अपनी बेटी से प्रणाम करवाया उसको वगैरह करके, लेकिन ये मैनेज करना भी काम नहीं आया एक तरह से उनका। तो लालू यादव की दोनों हाँ, ये इलाका है लालू यादव का वो, पुराना गढ़ रहा है, छपरा-वपरा वाला जो इलाका है, पूरा का पूरा पहले भी जीत चुके हैं वहाँ से। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इनकी बेटी को क्योंकि अब बिहार में क्या है कि अब पप्पू यादव के साथ जो हुआ, उसके बाद से लोग एक और बड़े नेता हुआ करते थे राजद में, रंजन यादव करके, उनका प्रभाव भी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जब लालू यादव की सरकार थी, तो उस समय वो नंबर 2 माने जाने लगे थे वहाँ पर और लेकिन उनको नेपथ्य में धकेल दिया गया कि भई तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारा बहुत हो गया, अब निकलो। और राबड़ी देवी और रंजन यादव में मतलब 2 पावर सेंटर टाइप से हो गया था, तो चलने लगा था। तो अब वही यादव वोटर जो है, वो भी समझ गए हैं कि अब ये अपने परिवार के अलावा, भले वो यादव ही हो या इनकी जाति का ही हो, ये आगे बढ़ते हुए देखना नहीं नहीं चाहते हैं। तो यही कारण है लालू की दोनों बेटी भी बुरी तरह हारेगी, रोहिणी भी हारेगी। हाँ, रोहिणी को थोड़ा ये सहानुभूति वहाँ मिल सकता है, जो लालू यादव के जो वोटर हैं, जो केवल उनका वो भाषण सुनने के लिए चुटीले भाषण सुनने के लिए वहाँ पे जाते हैं। जो एक वफ़ादार वोटर है, वो ये सोचेगा कि हाँ, इसने हम कि रोहिणी ने वो किडनी-विडनी दे के जान-वान बचाया है। वो देखा कि किसी ने नहीं है कि किडनी दी है कि नहीं दी है, लेकिन हाँ, इतना तो है कि तो वो हो सकता है सिम्पैथी वोट थोड़ा-सा मिल जाए। लेकिन मतलब रोहिणी वाली सीट पे कड़ी टक्कर होगी, मीसा भारती का मामला गया है लगभग क्योंकि मीसा भारती सक्रिय भी ये लोग सक्रिय भी नहीं रही है ना, ये लोग क्षेत्र में सक्रिय भी नहीं रही हैं, एक ये भी दिक्कत है। आप सीधा विदेश से आ गए और आप लड़ रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलता है। तो मतलब आप तो क्लीन स्वीप दे रहे हैं हाँ, बिल्कुल। एनडीए मुझे तो बिहार में। बिहार में किसी सीट पे टक्कर ही नहीं ज़्यादा दिख रही है कि हाँ, कुछ ऐसा वो हो।
और ओवैसी के कारण तो मुस्लिम वोट भी इनसे छिटक रहा है, जो मेन मुख्य-मुख्य सीटों पर जहाँ मुस्लिम मेन हैं, मुख्य भूमिका में जहाँ पे पासा पलट सकते हैं, इधर गए या उधर गए तो वहाँ पे अच्छा, ओवैसी ये फैक्टर जो एक और जो बता रहे हैं कि जहाँ कॉन्टेस्ट हो सकता है, वो जो उपेंद्र कुशवाहा को जो सीट दी है काराकट हाँ, वाली, उस पे जी, सीपीआई एमएल लड़ रही है, जी। तो यहाँ पर कॉन्टेस्ट हो सकता है। हाँ, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा 2014 में रहे हैं सांसद और उसके बाद वहाँ से हार भी गए थे। तो उपेंद्र कुशवाहा का है क्या कि जैसे हो सकता है कि वहाँ पे बहुत कड़ा टक्कर रहेगा, हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा हार भी जाएँ, ये भी हो सकता है। लेकिन वही मोदी फैक्टर फिर बीच में आ जाता है कि मोदी के नाम पे क्या वोट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का भी वही हाल है, जब वो गए थे राजभर व समझ लीजिए, जो यूपी में राजभर हैं, तो राजभर वही बात यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा हो गया। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा को ये जो लव कुश समीकरण है अपनी जाति वाला वो अगर मिल जाता है, अब तो नीतीश कुमार से भी जो उनकी थी अदावत वो खत्म हो गई है, दोनों मिले भी हैं। तो ये वाला अगर सीन रहता है तो उपेंद्र कुशवाहा भी निकल ही जाएँगे अंत में मोदी फैक्टर और अपने वो जाति के लोगों को लेके और उनका क्षेत्र भी रहा है पूरा वहाँ, सक्रिय भी रहे हैं पहले से। लेकिन वही बात है कि अब पब्लिक वो गए थे जब भाजपा के अगेंस्ट गए थे तो सीएए लागू हो जाएगा तो खून बह जाएगा, सड़क पे इस तरह के बयान देते थे, आ गए तो उसके बाद जय श्री राम फिर करने लगे। तो वही देखना है कि जनता के बीच अब क्या इनका वो जाता है कि क्या पब्लिक इनको क्या देखती है। वैसे ये बहुत आश्चर्य की बात है कि उपेंद्र कुशवाहा एक सीट से मान गए। इनके के 3 सांसद जीते थे 2014 में और इनको वो मानव संसाधन राज्य मंत्री, वो शिक्षा राज्य मंत्री भी बनाया गया था। लेकिन बीच में इनको चूल लगा मुख्यमंत्री बनने का, छोड़ के चले गए और छोड़ के चले गए तो 10 साल से कुछ हुआ ही नहीं। तो इनके पास भी विकल्प नहीं था आने के सिवा। वही बिहार हुँ। में जाति फैक्टर तो काम करता ही है, तो उपेंद्र कुशवाहा वही वहाँ मोदी की हो सकता है रैली हो जाए आस-पास के इलाके में, लेकिन नीतीश कुमार तो रैली करेंगे ही करेंगे, तो ये बहुत लेकिन टक्कर वहाँ पे कड़ी है, आइए अब काराकाट में। थोड़ा बंगाल की बात कर लेते हैं। जी। बंगाल में अब क्या स्थिति है इस समय? देखिए, बंगाल में जैसे 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का जो वोट परसेंट था, वो 40% लगभग पहुँच गया था। 40% पहुँचने का मतलब है, जहाँ पे 30% शायद बंगाल में वो मुस्लिम आबादी हो गई है, 25-30% या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ऐसा बहुत लोगों का कहना है कि बंगाल के हिंदुओं का पूरा सपोर्ट भाजपा के साथ चला गया है। लेकिन वहीं जब विधानसभा चुनाव हुए तो भाजपा जो 40% वोट शेयर था वो शायद 38% आ गया, तो कहने का मतलब है कि सेम ही रहा था। जो विधानसभा चुनाव में भी जो लोकसभा चुनाव में समर्थन था भाजपा का, वही विधानसभा चुनाव में भी मिला था और पिछले विधानसभा चुनाव में तो 10% तो इन्हें वोट ही मिले थे, तो उस हिसाब से 38% 40% आना बहुत बड़ी बात है। दू पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, बंगाल में भाजपा टेंशन में थोड़ी-सी इसीलिए होगी, क्योंकि इनके 77 विधायक शायद जीते थे, अब 66 रह गए हैं। उसमें से 8-9 जो है वो निकल लिए टीएमसी में, 2 सांसद भी इनके निकल लिए थे, जिसमें से एक तो अर्जुन सिंह वापस आ गए हैं। ये जो पंचायत चुनाव हुआ है, तो पंचायत चुनाव में शायद इनको मतलब 20-22% वोट शेयर लगभग मिले हैं, तो ये 40 और 38% से सीधा 20-22%। अब इसके पीछे भी 2 फैक्टर हैं। एक ये है कि बंगाल में निष्पक्ष चुनाव, खासकर पंचायत चुनाव टाइप के चुनाव तो निष्पक्ष एकदम से होते नहीं हैं। अब उसमें हुआ क्या होगा कि पूरा का पूरा टीएमसी की जो मशीनरी है पूरी की पूरी, उनके अधिकारी हैं, उनके लोग हैं, तो ये सब इन्होंने काम किया होगा। अभी मैं कुछ दिन पहले ये अनुपम हाजरा का बयान दे रहा था, हालाँकि वो थोड़े नाराज़ हैं स्टेट लीडरशिप से, लेकिन वो कह रहे थे 80,000 बूथ ऐसे हैं जहाँ पे भाजपा को वो बूथ एजेंट नहीं मिल रहे हैं। तो अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा पिछड़ गई है, क्योंकि हो सकता है कि खुल के कोई नहीं दिखना चाह रहा हो। बंगाल में जैसे अभी जो माहौल है तो साइलेंट रहना ही वोटर लोग को ज़्यादा सही ये लग रहा है। तो बंगाल में सीटें बढ़नी तय है।
प्रशांत किशोर ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि बंगाल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी और सरप्राइज़ भी एक तरह से करेगी। तो आप ये समझ लीजिए कि सीटें बढ़नी एकदम तय तय है, जो 18 था वो उससे ज़्यादा सीटें भाजपा को आपको मिलेंगी। तो वही बात है। और दूसरी बात है कि कुछ उम्मीदवार भाजपा ने बहुत अच्छे दिए हैं वहाँ पर। जैसे आप देख हुँ, लीजिए ये जो महुआ मोइत्रा के अगेंस्ट जो कृष्णानगर राज परिवार से जो राजमाता अमृता रॉय को लाया गया है, तो ये एक तरह से बहुत ही अच्छा और बहुत ही मतलब बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उ उन उनमें उनके पूर्वजों में उस राज परिवार के प्रति बहुत आस्था रही है एक तरह से, और बहुत सम्मान की नज़र से वो लोग देखते रहे हैं राज परिवार को। तो वहाँ राजमाता को लेके आ गए हैं, वो जो जितने भी वो जबकि पॉलिटिकल नहीं रही हैं इससे पहले, वो राजनीति से उनका बहुत ज़्यादा वो रहा नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में अभी वोटर साइलेंट है, और वो हो सकता है भले भाजपा के लिए उस तरह का एग्रेसिव वो देखने को नहीं मिले, जैसा लोकसभा चुनाव 2019 में देखने को मिला था, बड़ी-बड़ी रैलियाँ निकलने लगी थी। और दूसरी एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा बंगाल में ये जो लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, ये भी थोड़ा भाजपा के लिए वो तनाव वाली बात हो सकती है। क्योंकि पंचायत चुनाव में हुआ क्या, अभी जो पिछले साल पंचायत चुनाव हुआ था, उसमें भाजपा को 2 नंबर की पार्टी उसमें होना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे ये लेफ्ट वाले फिर से वापस सेकंड नंबर पे आ गए वहाँ पे। तो लेफ्ट ने थोड़ा-सा मुझे लगता है कि लेफ्ट और कांग्रेस ने काम किया है वहाँ थोड़ा-सा ज़मीन पर। काम इन द सेंस कि विकास नहीं क वो अपना कुछ बनाने के लिए ग्राउंड या वोट्स बनाने के लिए कुछ-कुछ उन्होंने कदम उठाए हैं वहाँ पे। तो वही बात है कि लेफ्ट और कांग्रेस अगर मेहनत ज़्यादा कर देती है, तो बीजेपी को टेंशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ लेफ्ट और कांग्रेस टीएमसी का वोट नहीं काटेंगे, क्योंकि लेफ्ट के ही बहुत सारे जो वोटर थे, जो देख रहे थे कि अब लेफ्ट हमारा कमज़ोर हो रहा है, तो टीएमसी को टक्कर नहीं दे सकता है, तो हम भाजपा के साथ चले जा रहे हैं, तो वो लोग भाजपा के साथ चले गए थे। लेकिन ये लोकसभा चुनाव है, भाजपा का अगर वोट शेयर 3-4% भी बढ़ता है, जो 40% 2019 में था, उससे 44-45 भी हो जाता है, तो समझिए भाजपा की सीधा 10 सीटें वहाँ बढ़ जाएँगी एक तरह से। बढ़ जाएँगी तो लेकिन ये जो इनका एक और ये भी है मुस्लिम वोट बंगाल में है, कि मुस्लिम भाजपा को ये भी रोकना होगा अपना जो पलायन इनका हुआ है पिछले कुछ सालों में विधानसभा चुनाव के बाद जो विधायक वगैरह या जो नेता वगैरह गए हैं, तो उनको ये भी अगली बार ध्यान देना होगा कि वो लोग पार्टी जो लोग छोड़ के गए हैं, वो किस कारण से गए हैं। जैसे बाबुल सुप्रियो ने बीच में छोड़ दी पार्टी, तो क्या मतलब टीएमसी अपनी मशीनरी का कुछ हो सकता है ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रही हो डराने-धमकाने के लिए, शासन उनका है वहाँ पे अभी भी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है बंगाल में साइलेंट वोटर सबसे ज़्यादा काम करेगा। जो वोटर साइलेंट है एक तरह से, जो खुलकर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन और उनका वोट भाजपा की तरफ ही होगा। ये भी मुझे पूरा का पूरा लगता है। पिछली बार विधानसभा में कुछ थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस और सीपीएम ले गए थे और विधानसभा में जब चुनाव हुआ था तो विधानसभा में ये पूरी तरह से कंसोलिडेट हो गया था ममता के पीछे। अब इस बार क्या लगता है वो विधानसभा वाला ट्रेंड रहेगा या पिछली लोकसभा की तरह कांग्रेस सीपीएम जो है वो कुछ मुस्लिम वोट जो है वो तोड़ पाएँगे? आज अभी अधीर रंजन चौधरी का भी ट्वीट आया है, शायद खतना-वतना करा लिया उन्होंने या क्या पता नहीं। ट्वीट नहीं, उनकी तस्वीरें अभी वायरल हो रही है। कोई मौलाना-वौलाना वगैरह से मिले हैं, टोपी पहन के बैठे हैं, मौलाना से भी ज़्यादा मौलाना लग रहे हैं एक तरह से वो। तो हुँ। कांग्रेस लेफ्ट लोकसभा चुनाव में तो विधान मुस्लिम वोटर अब बहुत होशियार हो गया है एक तरह से, खास करके विधानसभा चुनावों में। लोकसभा में तो होता है थोड़ा, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो लोग इतने होशियार हो गए हैं कि वो देखते हैं कि भाजपा को कौन हरा सकता है, और पूरा का पूरा उसके पीछे कंसोलिडेट हो जाते हैं, पूरा ध्रुवीकरण हो जाता है। लेकिन ध्रुवीकरण के बदले में भी आजकल ध्रुवीकरण होता है, और यूपी वगैरह में तो यही हुआ, मुस्लिम ध्रुवीकरण जो दिखने लगता है, उसके बाद उसके विरोध में जो ध्रुवीकरण होता है, वो भारी पड़ जाता है, वो मुस्लिम ध्रुवीकरण पे पूरा का पूरा। तो लोकसभा चुनाव में भी मैं नहीं देख रहा हूँ कि टीएमसी के पक्ष में सारे मुस्लिम जाएँगे, विधानसभा चुनाव वाला ट्रेंड नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ तगड़े मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस और लेफ्ट के भी होंगे वहाँ पे, और एकदम ही होंगे।
बंगाल में मुस्लिम इन्फ्लुएंशियल हैं भी वहाँ पे, खासकर वोट पैटर्न में, और इनके होंगे तो वो कुछ हजार लाख वोट काटेंगे ही काटेंगे हर सीट पर। तो ये मुस्लिम वोटर बटा हुआ रहेगा बंगाल में भी, एकदम बिहार की तरह ही, जैसे बिहार में ओवैसी और राजद कांग्रेस का होगा, ये बसपा और सपा में बटेगा। जैसे बसपा, आप देखिए यूपी में बसपा ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिनका अपना 50,000 1 लाख वोट हो, इस तरह के उम्मीदवार कुछ उन्होंने उतार दिए हैं। तो लेफ्ट और कांग्रेस भी यही कर रही है बंगाल में, उनके पास कुछ बहुत अच्छे मुस्लिम नेता हैं, उन लोगों को उतारेगी जिनका अपना कुछ वोट बैंक है, और वो नुकसान आप समझ लीजिए कि टीएमसी का ही है, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस के साथ एक और पार्टी है गठबंधन में, वहां आईएसएफ, मौलाना की पार्टी है वो भी, और वो दरगाह वाले मौलाना है, तो उनका भी अच्छा फुरफुरा खासा, शरीफ वाले जो हैं वो। हाँ वही, हाँ वो उनका जो फंडिंग वंडिंग होती है, जो हिंदू विरोधी गतिविधियों में, उसमें उससे उस दरगाह का भी नाम जुड़ते रहता है। तो उनको ममता बनर्जी नहीं मना पाई, पहले अपने साइड लेने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो पाया, वो आ गया इन सब के साथ। तो आपका सही अंदाजा है, आकलन है कि विधानसभा चुनाव जैसा ट्रेंड नहीं रहेगा, पिछली बार जैसे लोकसभा चुनाव में हुआ था, तो इस बार उससे ज्यादा ही मुस्लिम वोट हो सकता है, टीएमसी से ज्यादा भी ये हो सकता है कि ले जाए। वैसे दीदी भी पूरी कोशिश करेगी, दीदी की भी हो सकता है फोटो वोटो आ जाए नमाज वमाज पढ़ते हुए फिर से, तो कोशिश में वो भी पूरी रहेगी कि हाँ ये मुस्लिम वोट हमें ही मिले। इस बार जो कुछ जो कैंडिडेट्स हैं, जैसे महुआ मोइत्रा तो आपने बताया, वहाँ पे महारानी खड़ी हुई जी। है, तो उनके तो जोर आएगा। नुसरत जहाँ का तो टिकट काट दिया। ये संदेश खाली वाला जो पूरा एपिसोड हुआ है, इसका कोई असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल, संदेश खली का मुझे तो लगता है, संदेश खली का असर सिर्फ बंगाल ही नहीं, मतलब ये अगले विधानसभा चुनाव जो होंगे उस तब तक संदेश खली जिंदा रहेगा, खास करके वो नुसरत जहां, अगर संदेश खली मुद्दा नहीं होता, तो जिस महुआ मोइत्रा का आप देखिए कि कितनी विवाद में रही, सब कुछ, वो संसद सदस्यता चली गई, घूस के आरोप लगे, ऊपर से बहुत सारा विवाद रहा, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा का टिकट नहीं काटा, लेकिन नुसरत जहां का टिकट काट दिया। क्यों? अगर संदेश खली मुद्दा नहीं होता, संदेश खली से टीएमसी को कोई डर नहीं होता, तो ये नुसरत जहां का टिकट कटता ही नहीं, तब तो ये लोग कॉन्फिडेंट रहते अपनी जीत को लेकर। तो पहला तो यही है कि अगर टिकट कटा है, किसी और को टिकट मिला है, तो इसका मतलब संदेश खली खली मुद्दा है। और देखिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी 2 ही उम्मीदवारों से बात की है, जिनका ऑडियो भी सामने आया था। एक तो राजमाता से बात की, और एक रेखा पात्रा जो है संदेश खली से की पीड़िता ही हैं, उनको ही टिकट दे दिया गया है। ये भी भाजपा का एक तरह से मास्टर स्ट्रोक एक तरह से है पूरा का पूरा। और ये दोनों ही सीटों पर एक अच्छी बात ये है कि वो महुआ मोइत्रा वाली सीट कृष्णानगर और संदेश खली वाली जो बसीरहाट है, दोनों ही सीटों पर जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट थी, जो वहाँ की लोकल भाजपा यूनिट थी, उनकी सलाह पर काम किया गया है। मतलब इसमें भाजपा आला कमान के साथ-साथ उनको भी पूरा कॉन्फिडेंस में लेके, और उनका ही ऐसा भी कहा जा रहा है, मैं कुछ जगह पढ़ रहा था कि उनका ही सुझाव था कि ऐसा किया जा सकता है, तब ये निर्णय लिया गया। तो ये पूरे पश्चिम बंगाल में असर डालेगा जो संदेश खली वाला मुद्दा है, खासकर महिलाओं और खासकर जो जनजातीय समाज, क्योंकि ममता बनर्जी खुद एक महिला है, तो अब तक यही माना जा रहा था, वो भी 2 ही वोटर के भरोसे हैं, एक महिला वोटर क्योंकि वो खुद महिला है, दूसरा मुस्लिम वोटर। टीएमसी के एक मंत्री का कुछ दिन पहले बयान ही आया था कि ये दोनों वोटर जो है हमें हमारा साथ देंगे और हम जीत जाएँगे। तो वो जो पैसे-वैसे, राशन-वाशन देने की जो योजना वगैरह चलाती है, उसमें भी मेन फ़ोकस में यही लोग रहते हैं। सीएए का विरोध भी ममता बनर्जी इसीलिए कर रही है। तो जो जनजातीय समाज के लोग हैं ख़ास करके, तो वो तो इनसे नाराज़ हैं ही हैं, एक तरह से समझ लीजिए आप। क्योंकि ये जो अधिकतर पीड़ित हैं, संदेश खली की पीड़िताएँ हैं, वो जनजातीय समाज से ही आती है, वो दलित भी नहीं है, मतलब एसटी वो हो गए। तो और वहाँ से टिकट भी एक ऐसी महिला को दे दिया गया है जो खुद भी पीड़िता रही है, और वो उनका बच्चा भी है गोद में उनके, तो वो भी तस्वीर काफ़ी, तो इसमें जो प्रतीक जो है बहुत मायने रखता है चुनावों में। एक होता है कि हाँ, कोई उम्मीदवार है, उसके बहुत सारे वोट हैं और वो जीत गए, और एक होती है प्रतीकात्मकता। तो उस मामले में बीजेपी ने यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक दिया है, बहुत ही अच्छा काम किया है ये संदेश खली में उम्मीदवार देकर।
बसीरहाट लोकसभा क्षेत्र से। हाँ, आपने सीए का बोला तो सीए के प्रति तो बहुत उग्र है ममता। इसका मतलब क्या जी। है कि सीए का बहुत असर पड़ रहा है इसीलिए ममता इसको इतना ज़्यादा टेकअप कर रही देखिए, है। अब पश्चिम बंगाल में हुआ क्या कि वहाँ पे अधिकतर जो बांग्लादेश से, म्यांमार से जो जो रोहिंग्या आके बसे हुए हैं या जो अवैध घुसपैठिए जो हैं वो बसे हुए हैं वहाँ, तो वहाँ सिर्फ बसे ही नहीं हुए हैं। जैसे वहाँ उनको बसाए जाने के बाद उनका प्रॉपर राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारा का सारा कार्ड सब कुछ बनवाया गया है। और उस आधार पर वो जो केंद्र सरकार की योजनाएँ हैं, जो राज्य सरकार की योजना है, वो सबका लाभ लेते रहे हैं। तो वो एक बड़ा मतलब यहाँ आप दिल्ली में देखिए, एक छोटे से एरिया में ओखला में अमानतुल्लाह खान एक विधायक की इतनी हैसियत है कि वो एक पूरी की पूरी बस्ती बसा सकता है, उनका राशन कार्ड वो बना सकता है। तो पश्चिम बंगाल में तो पूरी सरकार ही उनकी है, तो किस स्तर पे काम हुआ होगा। तो ये मुस्लिम वोटर जो है वहाँ के अवैध घुसपैठिए, वो ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। और यही कारण है कि आज से नहीं, जब से सीएए पर बात शुरू हुई, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नॉर्थ ईस्ट में वो एनआरसी का भी चला, तो तभी से उन्होंने डर दिखाना शुरू कर दिया था मुस्लिम वोटरों को कि ये देखो ये सीएए लेकर आ रहे हैं, ये एनआरसी लेकर आ रहे हैं। और वो बार-बार ये बोलती है, वो खुद को एक तरह से मजबूत भी दिखाती है कि मैं सीए पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दूँगी। एक तरह से उन लोगों को भरोसा देती है। तो वो जो बंद हो जाएगा अगर सीए ये लागू हो गया, मतलब लागू तो हो ही गया है, उस पर काम शुरू हो गया और उसके बाद अगर एनआरसी भी आ जाता है, तो क्योंकि ये डरा सीए से नहीं रही है, ये डरा रही है एनआरसी से, मतलब उन लोगों को। क्योंकि इनको पता है कि बाहर से आए अब तक मुस्लिम ही केवल बस रहे थे। ये अवैध घुसपैठिए मुस्लिम ही बस रहे थे। अब इन्हें पता है जो पीड़ित होंगे, जो शरणार्थी हिंदू होंगे, वो भी अब उनको भी सारी सुविधाएँ मिलने लगेंगी। तो इसीलिए ये मुखर हैं। ये मुस और एनआरसी अगर आ गई तो ये जो लोग उठा रहे हैं राशन-वाशन सरकारी योजनाओं का लाभ अवैध रूप से भारत में रह के वो बंद हो जाएगा। उनके वो डिपोर्टेशन वगैरह वाला शुरू हो गया तो यही डर दिखा के वो वो कर रही है मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में करना चाह रही है। वो जो है वो कन्फ्यूजन भी पैदा कर रही है मतुआ और राजवंशी ग्रुप में, उसमें सफल हो रही है क्या? नहीं, मतुआ समुदाय पूरी तरह भाजपा के साथ है। मतुआ जो जो समाज है वो एकदम भाजपा के साथ है क्योंकि जिस दिन सीए लागू हुआ था, अभी जो अधिसूचना जारी हुई थी सीए को के जो नियम कानून बन गए थे, उस दिन जो तस्वीरें आई थी यहाँ दिल्ली में भी जो मजनू का टीला में जो रहते हैं, पाकिस्तान के शरणार्थी हिंदू बहुत गरीब हैं, वो लोग जश्न मनाते हुए, तो पूरे पश्चिम बंगाल में भी जो मतुआ समुदाय के लोग हैं, उन्होंने जश्न मनाया था, उन्होंने पूरा ढोल नगाड़े बजाए थे और बहुत खुश हैं वो लोग। तो मतुआ वोटर भाजपा का कहीं नहीं जा रहा है, वो बीजेपी के साथ ही रहेगा, समझ लीजिए और राजवंशी समाज भी ये दोनों के दोनों भाजपा के साथ ही रहेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के हिंदुओं में अक्सर भाजपा सीए का फ़ायदा मिलेगा भाजपा को एक तरह से पश्चिम बंगाल में, क्योंकि उधर से ध्रुवीकरण होगा, उससे बड़ा ध्रुवीकरण इधर हो जाएगा। जी, तो फिर अगर बंगाल में 20-22 सीट ले आती है, तो फिर तो 350 का तो मामला बैठ जाएगा, 370 का ना भी बैठे अगर भारतीय जनता पार्टी का, 400 पार वाला भी पहुँचने के नज़दीक आ जाएँगे फिर वो। जी, एकदम ये अभी मतलब ताज़ा हालात अगर देखें, मौजूदा हालात अगर देखें, तो भाजपा सब जहाँ-जहाँ पेच जहाँ क्लीन स्वीप है भाजपा का हो सकता है वहाँ 1-2 सीट गँवाए। जैसे राजस्थान में अभी जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, जैसे अभी जैसलमेर, बाड़मेर में हुआ है, कांग्रेस उम्मीदवार में भी भारी भीड़ आई या फिर जो निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी हैं, उनमें भी बहुत भीड़ आई है। तो लेकिन वो देखिए कोटा में ओम बिरला की जो वो नामांकन वाली रैली हुई है, उसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसकी बहुत ज़्यादा बात हुई नहीं, लेकिन उसमें भी भीड़ बहुत ज़्यादा थी, अथाह लोग थे वहाँ पर भी। तो ये जो है अभी के सिचुएशन में अगर देखें तो जहाँ-जहाँ भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था, राजस्थान हुआ म या फिर मध्य प्रदेश जैसी हो गया, गुजरात हो गया, तो हो सकता है वहाँ 3-4 सीटों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा भाजपा को तो होगा। लेकिन ईस्ट में भाजपा बहुत मजबूत हो रही है, पूरब जो कह लें आपको वहाँ पे बहुत मजबूत हो रही है। आपको बंगाल में सीटें आएँगी, उड़ीसा में भी ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं।
उड़ीसा में ये जगन्नाथपुरी का तो टिकट ही काट दिया। वो पिनाकी मिश्रा उनके बहुत वरिष्ठ नेता है, वो जीता करते थे इससे पहले, उनका टिकट काट दिया गया। महुआ मोइत्रा के साथ भी उनका नाम जुड़ा था। नाम जुड़ा था इन द सेंस कि वो बॉलीवुड में जो नाम जुड़ता है उस तरह से नहीं, ये घपले वपले में नाम जुड़ा था। तो उनका भी टिकट काट दिया बीजेडी ने। तो बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ये मुझे तो लगता है बिहार और बंगाल मिला के ही ये लोग एक तरह से समझ लीजिए कि 55 सीटें ये लोग आराम से निकाल रहे हैं, केवल बिहार और बंगाल से ही। तो 350 का 370 नहीं, लेकिन 350 तो भाजपा आराम से दिख रही है अभी के सिनेरियो में, ताजा सिनेरियो में। तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो अभी रैली ही नहीं ठीक से शुरू हुई है, अभी तो पूरे के पूरे 2 महीने हैं। और भाजपा का ये है कि पहले चरण के चुनाव के बाद वो एक आकलन करेगी कि क्या रिस्पॉन्स है वोटर का, क्या है, कहाँ से किस बूथ लेवल पे उनका चूंकि काम होता है। उसके बाद ये लोग मेन एक्शन मोड में, प्रधानमंत्री का भी है कि वो मेन एक्शन मोड में पहले चरण के बाद ही आते हैं। तो पहले चरण का चुनाव जैसे ही हो जाएगा, उसके बाद प्रधानमंत्री भी बहुत ज़्यादा एक्शन मोड में आ जाएँगे। भाजपा को भी पता चल जाएगा क्या खामी है, क्या कमी है, कहाँ क्या गड़बड़ है, तो उस पे वो काम करना शुरू कर देंगे। और उसके बाद समझिए कि भाजपा 370 भी आराम से जा सकती है। लेकिन ताज़ा सिनेरियो में मैं 350 तो देख ही रहा हूँ एकदम पूरे देश में। क्योंकि जी, दक्षिण भारत जी। में भी आपको अच्छी खासी सीटें, वहाँ कर्नाटक में गठबंधन हो गया कुमारस्वामी के साथ। और तमिलनाडु से भी कुछ सरप्राइज़ हो सकता है, मिल जाए वहाँ भी। अगर कहीं मैं पढ़ रहा था कि वहाँ 10 सीटों का एक आकलन किया था, हालाँकि 10 तो बहुत ज़्यादा वैसे हो गया, लेकिन कुछ भी असंभव नहीं है जिस तरह से अन्नामलाई मेहनत कर रहे हैं। और केरल में भी माहौल अच्छा बनाया है, सीट मिले ना मिले वो अलग बात है। लेकिन जो बड़े-बड़े राज्य हैं, वहाँ से भाजपा अच्छी खासी संख्या में सीटें लेकर आ रही है। बिल्कुल सही है। तो यहीं पर विराम देते हैं आज की इस चर्चा को। सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद अनुपम जी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।